नमस्कार प्यारे बच्चों, कक्षा 9वीं की विज्ञान की कक्षा में हम आपका स्वागत करते हैं। हम एक बार फिर से लेके आए हैं तत्व, यौगिक और मिश्रण के आगे रासायनिक आबंध के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। और पिछली कक्षा में हमने ये जाना कि संयोजकता क्या होती है, किसी तत्व की संयोजकता किस प्रकार परिवर्तित होती है, और मूलकों और आयनों की संयोजकता के बारे में भी हमने चर्चा की। आज हम ये जानेंगे कि कोई भी तत्व जब परमाणु अवस्था में होता है तो वह अणु क्यों बना लेता है और किस प्रकार बना लेता है। आज मेरे साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में हैं सुश्री विनया एकबोटे, जो कि रसायन विज्ञान में व्याख्याता के पद पर आसीन हैं, और मैं उनके साथ डॉक्टर श्रीमती शोभा चतुर्वेदी। आज आपको ये बताने जा रहे हैं कि कोई भी परमाणु अणु किस प्रकार बनाता है और अणु बनाते वक्त उसमें क्या परिवर्तन होते हैं, वह क्यों स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, और इसी के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं विनया जी से। विनया जी आपको सबसे पहले बताएंगी कि ये परमाणु से अणु बनने का रहस्य क्या है और किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें क्या भूमिका अदा करता है। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि शोभा जी ने अभी आपको बताया कि हम आज परमाणु अणु कैसे बनाते हैं। परमाणु जब अपने दोस्तों को ढूंढने जाते हैं तो वो दूसरे परमाणु से संयोग करके कई सारे यौगिक इस पृथ्वी पर बनाते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि जैसे हम अकेले नहीं रह सकते हैं, आपको हमेशा किसी न किसी दोस्त की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार इस पृथ्वी के ऊपर ये परमाणु, जिन्हें हम अजीवित समझते हैं, पर फिर भी इन परमाणुओं को दोस्तों की ज़रूरत पड़ती है, और ये परमाणु इस प्रकार दूसरे परमाणु को ढूंढते रहते हैं और उसे अपना दोस्त बना लेते हैं। जब ये उससे मिल जाते हैं तो अणु बनते हैं। अणु यानी यौगिकों का निर्माण होना शुरू हो जाता है। कभी आपने सोचा बच्चों कि यदि पृथ्वी पर तत्वों के परमाणु आपस में नहीं मिलते और ये यौगिक नहीं बनते तो क्या होता? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से पानी बनता है। पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है जो कि बहुत साधारण सा दिखाई देता है, परंतु अत्यंत असाधारण गुणों के साथ इस पृथ्वी पर बहुतायत में उपस्थित है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये पानी यदि पृथ्वी पर नहीं होता तो हम कैसे जीवित रहते? इसी प्रकार दोस्तों, एक और यौगिक है जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शायद आप जानते भी हों कि यदि हमारे खाने में नमक न डाला जाए तो वो खाना बिल्कुल बेस्वाद हो जाता है। आपने कभी देखा होगा कि यदि खाने में नमक ना हो तो आप तुरंत जान जाते हैं कि नमक नहीं है और नमक डालकर ही खाना खाते हैं। निश्चित ही दोस्तों, दूसरा यौगिक नमक है जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है और जो सोडियम और क्लोरीन से मिलकर बनता है। यानी पृथ्वी के ऊपर जितने तत्व हैं उनके परमाणु आपस में क्रिया करते रहते हैं और क्रिया करके अपने दोस्तों को ढूंढते हैं और साथ साथ ही अणुओं की रचना यानी यौगिकों की रचना करते रहते हैं। विनया जी, अभी आपने कहा क्या सारे तत्व ऐसे होते हैं जो कि अभिक्रिया करके यौगिक में परिवर्तित हो जाते हैं, या कुछ तत्व ऐसे भी होते हैं जो केवल परमाणु अवस्था में रहते हैं और अणु का निर्माण नहीं कर पाते होंगे? ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पूछी है शोभा जी, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर परमाणु आपस में क्रिया करते रहते हैं। ये क्यों क्रिया करते हैं, इस बात को जानने के लिए वैज्ञानिक बहुत समय तक लगे रहे। तब उन्हें कुछ परमाणु ऐसे मिले या कुछ तत्वों के परमाणु ऐसे थे जो आपस में क्रिया ही नहीं करते थे, और इन तत्वों को अक्रिय गैसों के नाम से पुकारा गया। अक्रिय यानी आप जानती हैं कि जो क्रिया ही नहीं करता है। जो क्रिया ही नहीं करता है यानी जो काम ही नहीं करता, उसे हम अक्रिय कहते हैं। ऐसे पृथ्वी के ऊपर कुछ तत्व देखे गए। आइए बच्चों, हम उन अक्रिय तत्वों में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से होते हैं और वो क्यों क्रिया नहीं करते, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस समूह को शून्य समूह कहा जाता है। शून्य समूह में आने वाली मुख्य तत्व जो हैं हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और ज़ेनॉन है। अगर हम इनकी परमाणु संख्या देखें तो हीलियम की 2, नियॉन की 10, आर्गॉन की 18, क्रिप्टॉन की 36 और ज़ेनॉन की 54 है। अब आप देखिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में
हीलियम के एक ही कक्ष उपस्थित है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। आप इसके पहले बहुत बड़ी नियम पढ़ चुके हैं, जिसमें आप जानते हैं कि 2n² से नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन भरते हैं। नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन है, पहले कक्ष में 2 और उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आर्गन में 18 परमाणु संख्या है, 2, 8 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्रिप्टॉन में 36 हैं और यहाँ पर 2, 8, 18 और 8 होते हैं। जेनॉन में 54 इलेक्ट्रॉन है और ये 2, 8, 18, 18 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी कि प्रत्येक में आप देखते चले आ रहे हैं, केवल हीलियम को छोड़कर जहाँ पर केवल 2 इलेक्ट्रॉन है, प्रत्येक का बाहरी कक्ष 8, 8, 8 और 8 इलेक्ट्रॉन, यानी नियॉन में, आर्गन में, क्रिप्टॉन में और जेनॉन में हर एक में बाहरी कक्ष में 8-8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा विनया जी अभी आपने बताया बच्चों को कि अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में एक विशेष बात यही पाई गई कि उनके अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हुए थे, तो निश्चित रूप से वे इन तत्वों से दूसरे तत्वों से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में भिन्नता प्रदर्शित करते होंगे, यानी कि उनकी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते होंगे। जैसे कि हीलियम का आपने उदाहरण दिया, यहाँ पर हीलियम के पास जब केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसके अंतिम कक्षा में मात्र 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। लेकिन क्या अन्य तत्व ये इलेक्ट्रॉन 8 इसी प्रकार से पूरे कर लेते हैं या इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कुछ अलग होता है? विनया जी आपको बताएंगी कि शून्य समूह के यानी अक्रिय गैसों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से अलग हटके दूसरे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार होता है। आइए देखते हैं। जैसा कि शोभा जी ने अभी आपको बताया कि शून्य समूह की गैसें जो हैं, हीलियम को छोड़कर सभी गैसों के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं। यानी जब बाहर का कक्ष 8 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो तत्व अक्रिय हो जाता है, यानी कि वो क्रिया नहीं करता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन यानी इसे अष्टक का नियम भी कहते हैं। ये अक्रियता बनाने के लिए दूसरे तत्व भी लगातार क्रिया करते रहते हैं। वो भी चाहते हैं कि हमारे बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं और हम अक्रिय बन जाएं। अब यहाँ पर हम कुछ तत्वों की रचना देख रहे हैं। यहाँ हम देख रहे हैं फ्लोरीन। फ्लोरीन जिसका कि F जो है वो संकेत है और परमाणु संख्या 9 है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 7 है। अब हम यहाँ एक अक्रिय गैस देख रहे हैं जिसे कि हमने नियॉन नाम दिया है। नियॉन के बाहरी कक्ष में 10 इलेक्ट्रॉन है, पूर्ण परमाणु संख्या 10 है और बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है और इलेक्ट्रॉन का विन्यास 2, 8 और 1 है। इन तीनों तत्वों में दोस्तों आप देख रहे हो केवल जो बीच का तत्व है जो कि नियॉन है उसमें 2 और 8 यानी बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन है, परंतु जो बाकी तत्व है यानी कि फ्लोरीन और नीचे सोडियम, फ्लोरीन के बाहरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है और सोडियम के बाहरी कक्ष में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। यानी विनया जी ये तो पूरे प्रयास में रहते होंगे कि वे अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर ले। जैसा कि अभी आपने बताया था कि अष्टक नियम के तहत प्रत्येक परमाणु अपनी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन करने का प्रयास करता है, और जैसा फ्लोरीन में अभी हमने देखा कि उसके पास केवल 7 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में और क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है अतिरिक्त। तो क्या ऐसा होता है कि अणु बन जाता है? यानी अणु बनने का रहस्य क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान पर आधारित है या इससे कुछ स्थायित्व की और भी बात जुड़ी हुई है? बिल्कुल, आप जो कह रही हैं वो सही है कि जब नियॉन के इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है तो फ्लोरीन भी चाहता है कि उसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और सोडियम भी चाहता है कि उसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए ये तत्व ऐसे तत्वों को ढूंढते रहते हैं, यानी सोडियम ऐसे तत्व को ढूंढता है वो जिसे 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, या फिर फ्लोरीन ऐसे तत्व को ढूंढता है जो जिससे कि उसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। ऐसा करने में ये ऐसे तत्वों को ढूंढते हैं और आपस में क्रिया करते हैं। जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो अणु का निर्माण होता है और अणु बनने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रहस्यात्मक बात होती है। ये रहस्यात्मक बात क्या है इसे हम यहाँ पर देखते हैं। जब अणु बनने लगता है तो केवल इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान ही नहीं होता है, इसके साथ साथ उनकी ऊर्जा में भी परिवर्तन आता है। आइए हम अणु बनने के रहस्य को यहाँ पर देखते हैं। टेलीटॉक पर आप देखिए, परमाणु का स्वभाव स्थिरता प्राप्त करने का होता है। जब किसी तंत्र की ऊर्जा कम होती है तो उसका स्थायित्व बढ़ जाता है। जब परमाणु अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए परस्पर समीप आकर
अणु बनाते हैं तो उनकी कुल ऊर्जा में कमी आती है, जिससे वे अधिक स्थायित्व प्राप्त करते हैं। यह संयोग भी प्रत्येक तत्व के इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पर निर्भर करता है। ये अणु बनने का रहस्य जो यहाँ पर आपको बताया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, जब दो परमाणु आपस में एक दूसरे के पास आते हैं तो अणु बनता है, और ये अणु बनने के कारण उसकी ऊर्जा का मान कम हो जाता है। जैसे ही ऊर्जा का मान कम हो जाता है, वो स्थायित्व प्राप्त कर लेता है, और स्थायित्व प्राप्त करके एक स्थिर यौगिक का निर्माण कर लेता है। परंतु ये स्थायित्व प्राप्त करना उसके बाहर के कक्ष के ऊपर बहुत अधिक निर्भर करता है, जहाँ से वो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करता है या इलेक्ट्रॉन लेकर या देकर अपने बाहरी कक्ष को पूर्ण करने का प्रयास करते रहता है। तो विनया जी, आपने बच्चों को एक बात बहुत अच्छे से समझा दी कि कोई भी परमाणु अणु क्यों बनाता है। वह स्थायी होना चाहता है, और स्थायी कब होगा? जब वह निम्नतम ऊर्जा स्तर में रहेगा या निम्नतम ऊर्जा उसकी होगी, तब उसमें स्थायित्व बढ़ेगा, और इस कारण वह इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है। यदि उसके पास अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हैं, तो वह 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने का प्रयास करेगा, यानी अष्टक नियम के तहत वह इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करेगा। विनया जी, क्या ज़रूरी है कि वह इलेक्ट्रॉन दे सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही देगा या एक इलेक्ट्रॉन ही लेगा, या किसी और तरीके से भी वह अपने अंतिम कक्ष को 8 इलेक्ट्रॉन से पूर्ण करना चाहता है? जैसा कि शोभा जी ने अभी प्रश्न उठाया है कि जब परमाणु आपस में क्रिया करते हैं तो वो निश्चित ही इलेक्ट्रॉन लेते हैं, देते हैं। और दोस्तों, आप जानते हैं कि जब हम किसी से दोस्ती करते हैं तो हमारे बीच में एक बंधन बन जाता है। आप भी अपने दोस्तों को कुछ देते हैं, कुछ लेते हैं, और उस दोस्त की आपको याद आती है, उसके साथ आपका एक स्नेह का बंधन बन जाता है। इसी प्रकार तत्व के परमाणु जब आपस में एक दूसरे से जुड़ते हैं या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करते हैं तो उनके बीच में एक बंधन बन जाता है। अब बच्चों, ये परमाणुओं के बीच का बंधन है, तो इस बंधन को हम स्नेह का बंधन तो नहीं कहते हैं। निश्चित ही है कि ये रसायन शास्त्र का बंधन है, इसलिए इस बंधन को रासायनिक बंधन कहा जाता है। और दोस्तों, आप देखिए, रासायनिक बंधन को हम इस प्रकार से बताते हैं। तत्व अपने बाहरी कक्ष को संतृप्त करके अक्रिय गैसों के समान रचना प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा करने में वे आपस में मिलकर एक बंध बनाते हैं। यही बंध रासायनिक बंध कहलाता है। आपने देखा दोस्तों कि रासायनिक बंध यानी कि जब परमाणु आपस में क्रिया करते हैं तो अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेकर जो बंध बनाते हैं वह रासायनिक बंध होता है। परंतु ये रासायनिक बंध अलग अलग प्रकार का होता है, और ये रासायनिक बंध यहाँ पर हम देखेंगे 3 प्रकार का होता है। ये बंध, पहला बंध कहलाता है विद्युत संयोजकता बंधन, दूसरा बंध कहलाता है सहसंयोजकता बंधन, और तीसरा कहलाता है उपसहसंयोजकता बंधन। यानी ये 3 प्रकार हैं, विद्युत संयोजकता, सहसंयोजकता और उपसहसंयोजकता बंधन। दोस्तों, आज हम जिस बंध के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं वो बंध है विद्युत संयोजकता बंध, और ये तत्व की संयोजकता यानी कि बाहरी कक्ष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर निर्भर करता है। बच्चों, कितने अच्छे तरीके से विनया जी ने आपको बताया कि बंध क्या चीज़ होती है जो एक दूसरे से बांध के रखती है, और यह स्नेह का बंधन नहीं। हम आज रसायन पढ़ रहे हैं बच्चों, और इसीलिए आज हम चर्चा करें रासायनिक आबंध की, यानी जब तत्व अपनी अंतिम कक्षा संतृप्त करने के चक्कर में इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करता है और अपना अष्टक पूर्ण करता है, तो इस प्रकार वह एक परमाणु दूसरे परमाणु से एक बंध से बंध जाता है, और उसी बंध को रासायनिक आबंध नाम दिया गया। अब ये रासायनिक आबंध 3 प्रकार के होते हैं, उसमें से आज हम विशेष चर्चा करने जा रहे हैं विद्युत संयोजी बंध की, जिसको हम आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। आइए हम जानते हैं उसके पहले, और संयोजकता के बारे हम जान चुके हैं, तो हम NaCl या और कोई उदाहरण लेकर आपको स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार विद्युत संयोजक बंध बनता है। जैसा कि शोभा जी ने कहा कि हम रासायनिक बंधन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। निश्चित ही है कि जब तक हम उसमें किसी उदाहरण को लेकर नहीं समझेंगे, हम ये समझ नहीं पाएंगे कि ये बंधन कैसे होता है। सबसे पहले हम चर्चा करने जा रहे हैं विद्युत संयोजी यौगिकों की।
विद्युत संयोजी यौगिकों का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है हमारे पास, जिसे कि विश्वव्यापी उदाहरण के नाम से जाना जाने लगा है, और वो है सोडियम क्लोराइड। जी हाँ बच्चों, साधारण नमक का। आप यहाँ पर टेलीटॉप पर देखिए स्क्रीन पर कि साधारण नमक जिसे कि NaCl कहा जाता है, जो सोडियम और क्लोरीन के द्वारा मिलकर बनता है। अब हम इस परमाणु यौगिक की रचना देखने जा रहे हैं। यह यौगिक विद्युत संयोजकता द्वारा बनता है। यहाँ पर सोडियम में पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8 और बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार यहाँ पर क्लोरीन में पहले कक्ष में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब बच्चों, सोडियम के पास 7 इलेक्ट्रॉन की कमी है और क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब हम यहाँ पर 2 संभावनाएं देखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि क्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन सोडियम को दे दे? यदि क्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन सोडियम को देगा तो सोडियम के बाहरी कक्ष में 2, 8 और 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इसी प्रकार यदि क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन लेने के लिए सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके 8 हो जाएंगे। तो बच्चों, इसमें क्या हो सकता है? क्या क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन दे देगा या सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा? दोस्तों, आपको मालूम है। आइए एक और उदाहरण से समझते हैं। मानिए कि 2 दोस्तों के बीच में एक के पास 99 रुपये हैं और एक के पास 1 रुपया है, और एक किताब 100 रुपये की है। 99 रुपये जिसके पास है वो अपने दोस्त से कहता है कि मुझे 1 रुपया दे दो, मैं किताब खरीद लूँगा। दूसरा कहता है तुम मुझे 99 रुपये दे दो। आप निश्चित ही जानते हैं कि 99 रुपये देना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए जिसके पास 1 रुपया है वह 99 रुपये जिसके पास है उसे दे देगा, और इससे उसके पास 100 रुपये हो जाएंगे। बिल्कुल यही बात सोडियम क्लोराइड की रचना में हमें देखने में मिलती है। यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से सोडियम के पास नहीं जा सकते हैं, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से क्लोरीन के पास जा सकता है। और यहाँ मुख्य जो बात है वो ये है कि 7 इलेक्ट्रॉन यदि यहाँ से यहाँ जाएंगे तो बहुत अधिक ऊर्जा आवश्यक होती है। इस प्रकार ऊर्जा कम लगे इसलिए सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्लोरीन के पास चला जाता है। जब यहाँ जाता है तो ये रचना बनती है। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते ही सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है और 1 प्रोटॉन मुक्त होता है यहाँ पे, जिससे इसके ऊपर धनावेश आ जाता है। इसी प्रकार क्लोरीन में अब बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉनों का विन्यास 2, 8 और 8 हो जाता है। धन और ऋण 2 आवेश बन गए, इसीलिए इसे हम विद्युत से जोड़कर विद्युत संयोजकता कहते हैं। आपको मालूम है बच्चों कि जब धन और ऋण बनते हैं तो वो एक दूसरे को अपने पास खींचते हैं। अपने पास खींचने के कारण उनके बीच में ये बल रेखाएं बन जाती हैं, और इन बल रेखाओं को हम विद्युत संयोजी बल रेखाएं कहते हैं। अब जब विद्युत संयोजी बल रेखाएं बन गई तो ये एक दूसरे से बहुत जुड़ जाते हैं और ये बंधन बहुत मजबूत हो जाता है। अब ये एक दूसरे को छोड़ के नहीं जा सकते हैं और हमारे पास NaCl का अणु बन जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन के देते ही उन दोनों में स्थिर रचना आ गई, और स्थिर रचना के साथ जो यौगिक बना वो भी स्थिर है, और विद्युत बल रेखाओं के कारण वो एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े हुए होते हैं। देखा बच्चों, आपने विनया जी ने आपको कितने सुंदर तरीके से चित्र के माध्यम से NaCl अणु का बनना बताया। आज वो आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स लेकर आई हैं इस चीज़ को स्पष्ट करने के लिए कि NaCl का अणु कैसे बनता है, कोई भी वैद्युत संयोजक यौगिक कैसे बनता है। प्यारे बच्चों, हमारा यही प्रयास है कि आप इन चित्रों और इन मॉडल्स के माध्यम से इस कठिन अध्याय को बहुत अच्छे सरल तरीके से समझ सके। विनया जी ने आपको समझाने के लिए इतना सुंदर मॉडल बनाए हैं। देखिए, आप इस इलेक्ट्रिसिटी के मॉडल के थ्रू कितने अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान को समझ सकते हैं, कैसे सोडियम क्लोराइड का अणु बनता है। विनया जी आपको इस मॉडल से बता रही हैं। यहाँ पर बच्चों आप देखिए कि ये सोडियम क्लोराइड का पूरा मॉडल है। यहाँ पर इस मॉडल में हमने बल्ब लगाकर और इलेक्ट्रॉन को बताया है। आप देख रहे हैं ये सोडियम की रचना है, और सोडियम में पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8 और बाहरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, जो कि बल्ब के रूप में है। यहाँ बच्चों हम आपको बता दें कि कुछ बल्ब जो हैं वो जल नहीं रहे हैं, और इसलिए आपको जो जलते हुए बल्ब हैं वो आसानी से दिख रहे हैं।
अब हम इसी तरह से क्लोरीन की रचना देख रहे हैं। क्लोरीन की रचना में हम देख रहे हैं कि पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बीच में फिर 8 इलेक्ट्रॉन और फिर बाहरी वाले में 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब हम आपको आगे दिखाने जा रहे हैं। अब देखिए आप यहाँ पर सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है क्लोरीन की ओर। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया, जो आपको बल्ब से जलते हुए दिखाया जा रहा है, और ये यहाँ पर आते ही क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। जब 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाता है तो अब आप आगे देखिए कि तीसरा इसमें हम ये देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण क्लोरीन के ऊपर ऋण आवेश आ गया है, जबकि सोडियम के ऊपर धन आवेश आ गया है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र होते ही सोडियम के ऊपर धन आवेश है। जो अभी आपने चित्रों से समझा था उसी को हम मॉडल से समझा रहे हैं। हम एक बार इस मॉडल को आपको फिर से बता रहे हैं। पहली स्थिति देखिए, सारे इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। दूसरी स्थिति में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र है जो सोडियम से लेकर और क्लोरीन तक आ रहा है। और तीसरी स्थिति में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होने के बाद इसके ऊपर क्लोरीन के ऊपर ऋण आवेश और सोडियम के ऊपर धन आवेश आ गया है। तो ये धन और ऋण आवेश आने के बाद अब हम इसी प्रकार से और भी यौगिकों की चर्चा कर सकते हैं। देखा बच्चों आपने कि विनया जी ने आपको इस इलेक्ट्रिसिटी के मॉडल के थ्रू कितने अच्छे तरीके से सोडियम क्लोराइड अणु की संरचना बनना बताया। कैसे सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन देता है और उसके ऊपर एक धनावेश आ जाता है, और क्लोरीन अपने 7 इलेक्ट्रॉन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करके ऋणात्मक आयन, नेगेटिव आयन बना लेता है, और इस प्रकार NaCl अणु की संरचना होती है। तो क्या विनया जी हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, या कोई और उदाहरण देकर बच्चों को हम ये भी बता सकते हैं कि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान भी करके कोई अणु बन सकता है? जी हाँ शोभा जी, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से जाए और दूसरा परमाणु उसे ग्रहण करे। कभी कभी अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए जो यौगिक हैं वो आपस में परमाणुओं के 2-2 इलेक्ट्रॉन के भी स्थानांतरण होता रहता है। आइए हम आपको इस मॉडल के द्वारा फिर से एक रचना बताने जा रहे हैं। ये रचना एक ऐसे तत्व की रचना है जिसे हम मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं, MgCl2। अब इस रचना में आप देख रहे हैं ये मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। सोडियम के बाहरी कक्ष में 1 था, परंतु मैग्नीशियम के बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन, जब हम यहाँ पर क्लोरीन देखते हैं तो प्रत्येक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं ये दोनों क्लोरीन के पास एक एक चला जाता है। अब आप इस मॉडल में देखिए कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एक जा रहा है मैग्नीशियम से एक क्लोरीन के पास और दूसरा जा रहा है दूसरे क्लोरीन के पास। इस प्रकार से क्लोरीन के बाहरी कक्ष में 8-8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं और मैग्नीशियम में 2 और 8 होते हैं। ये विद्युत बल रेखाएं हैं जो दोनों के बीच में उपस्थित रहते हैं। इस तरह से हमेशा एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा ऐसा आवश्यक नहीं है। आवश्यकता के अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन भी किसी दूसरे परमाणु में जाकर और अपने अष्टक को पूर्ण करते हैं और रचना उसी प्रकार से बन जाती है। इसी को हम विद्युत संयोजकता के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, विद्युत संयोजकता में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना ही होता है, या हम ये कह सकते हैं कि विद्युत संयोजकता वो संयोजकता है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण एक परमाणु से दूसरे परमाणु की ओर होता है। तो बच्चों, आज हमने ये जान लिया कि रासायनिक आबंध में विद्युत रासायनिक आबंध किस प्रकार बनता है, कैसे इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, और जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है तो वह धनात्मक आयन और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वह ऋणात्मक आयन बनाकर आपस में एक आकर्षण बल से बंध जाते हैं। और इस प्रकार हमने NaCl और MgCl2 के उदाहरण को जाना। सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर परमाणु क्रमांक 11 होने के कारण उसके पास मात्र 1 इलेक्ट्रॉन था जो उसने दे दिया, और मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 12 होने के कारण उसकी अंतिम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन थे जो उसने क्लोरीन को एक एक करके वितरित किए, और इस प्रकार MgCl2 का अणु बना। हमने ये जान लिया कि सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड में इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बना। कुछ इसके महत्वपूर्ण गुण बचे हैं और उस पर संक्षिप्त चर्चा आपको विनया जी करने जा रही हैं। आगे की कक्षा में हम इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन फिर भी हम कुछ गुणों के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आज हम
विद्युत संयोजी यौगिकों के गुणों के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी। तो देखिए, विद्युत संयोजी यौगिकों के पहला गुण है भौतिक प्रकृति। विद्युत संयोजी यौगिक या आयनिक यौगिक सामान्यतः ठोस, कठोर, भंगुर प्रकृति के होते हैं। दाब लगाने पर टूट जाते हैं। यहाँ पर देखिए छात्रों, ये नमक है। आप देख रहे हैं, आपने देखा होगा, नमक एक विद्युत संयोजी यौगिक है। ये नमक जो आप देख रहे हैं इस तरह से भुरभुरा होता है, साथ ही साथ ठोस होता है। आप जानते हैं कि नमक को जब दबाया जाता है उसके डले को, तो वो टूट जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि विद्युत संयोजी यौगिक कठोर, ठोस और भंगुर प्रकृति के होते हैं। अब हम देखते हैं विलयता। विलयता से अर्थ है कि यौगिकों का पानी में घुलना। विद्युत संयोजी यौगिक पानी में घुलनशील होते हैं। दोस्तों, आप बहुत जानते हैं कि नमक पानी में डालते ही वो घुल जाता है। यदि इस नमक को उठाकर और हम इस पानी में डालेंगे तो नमक पानी में बहुत आसानी से घुल जाएगा और आप देखेंगे कि विद्युत संयोजी यौगिक पानी में घुलनशील होते हैं। अब हम तीसरा गुण देख रहे हैं और तीसरा गुण है कि इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होते हैं क्योंकि इनमें विद्युत बल रेखाओं को तोड़ने के लिए बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। फिर है विद्युत चालकता। धातुओं की तरह विद्युत संयोजी यौगिक भी घुलनशील अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। बच्चों, हम ये सुचालकता आपको बताने जा रहे हैं और साथ ही साथ हम प्रयोगों के द्वारा ये बताने जा रहे हैं कि विद्युत संयोजी यौगिक अब जब पानी में घुलते हैं तो आयन बना लेते हैं। सबसे पहले आप इस प्रकार से यहाँ पर देखिए कि विद्युत संयोजी यौगिकों में जब हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन को डालते हैं NaCl में, तो वहाँ पर एक सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त हो जाता है, जो इस बात का संकेत देता है कि सिल्वर नाइट्रेट का Ag सोडियम क्लोराइड के क्लोरीन से क्रिया करके सफ़ेद अवक्षेप बनाता है। हम इसे प्रयोग के द्वारा भी बता सकते हैं। दोस्तों, यह अभी हमने आपको बताया था कि सोडियम क्लोराइड इसमें घुला हुआ है। अगर इस सोडियम क्लोराइड में हम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालते हैं, तो जब हम इसमें सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालेंगे तो इसमें आप देख रहे हैं सफ़ेद अवक्षेप बनता हुआ आपको बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें NaCl घुला हुआ है और सिल्वर नाइट्रेट हमने टेस्ट ट्यूब में लिया है, जिसके घुलने से ये सफ़ेद अवक्षेप बन गया है। सफ़ेद अवक्षेप बनने का केवल यही कारण है कि इसमें Ag के और इसके साथ साथ क्लोराइड के आयन उपस्थित हैं। आइए अब विद्युत चालकता को हम देखते हैं। पहले हम एक चित्र के माध्यम से विद्युत चालकता को देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लवण को जब पानी में घोल दिया जाता है और 2 इलेक्ट्रोड डालकर इसे एक बल्ब से जोड़ा जाता है तो बल्ब जलने लगता है और ये इस बात का संकेत देता है कि धातुओं की तरह ये विलयन भी विद्युत के बहुत अच्छे चालक होते हैं। हम यहाँ पर बल्ब के बदले आपके लिए एक उपकरण लाए हैं जिससे कि हम धारा को नाप सकते हैं, जो कि है गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर इस पात्र में हमने नमक का विलयन रखा है। इसमें एक छड़ जिंक की डली हुई है और दूसरी छड़ इसमें कॉपर की डली हुई है। ये यंत्र जिसके द्वारा हम धारा को नापेंगे, यह धारा हमें प्रवाहित होती दिखाई देगी। जब हम इसमें से निकले हुए तारों को इसमें जोड़ देते हैं तो एक सर्किट बन जाता है। सर्किट के बनते ही दोस्तों आप देखिए कि ये इसकी जो निडिल है ये इस तरफ सरक गई है। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये निडिल यहाँ आई है। देखिए, मैं फिर से आपको बताती हूँ। दोनों तारों को निकालने के बाद निडिल बिल्कुल बीच में है। यदि हम इन तारों को इससे जोड़ देते हैं तो जैसे ही हम इसको इसके साथ जोड़ते हैं, निडिल एक दिशा से दूसरी दिशा में चली जाती है। ये इस बात का स्पष्ट देखिए आप। ये देखिए, हम जब जोड़ते हैं, फिर से देखिए इस तरीके से। यह केवल इसीलिए संभव है क्योंकि सोडियम क्लोराइड के विलयन में से विद्युत धारा का प्रवाह होता रहता है और विद्युत धारा के प्रवाह होने का कारण भी यही है कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम का धनायन और क्लोरीन का ऋणायन उपस्थित रहता है, जिसे क्लोराइड कहा जाता है। इन आयनों के कारण विद्युत एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित हो सकती है और इसी कारण ये विद्युत धारा इसमें से बह सकती है।
प्यारे बच्चों, आज हमने इस अध्याय में विद्युत संयोजकता के बारे में विस्तार से चर्चा की। विनया जी ने इतने अच्छे चित्रों और मॉडल के माध्यम से और कुछ प्रयोगों के माध्यम से विद्युत संयोजी यौगिकों के गुणों के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपने स्वयं यहाँ पर प्रायोगिक रूप में देख लिया कि कैसे विद्युत संयोजी यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, कैसे वे जल में घुलनशील होते हैं और भंगुर प्रकृति के होते हैं, किस प्रकार इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। आगे की कक्षा में हम सहसंयोजकता के और उपसहसंयोजकता के बारे में चर्चा करेंगे। उनमें कौन कौन से महत्वपूर्ण गुण होते हैं, क्या इनमें भिन्नता होती है विद्युत संयोजक और सहसंयोजक यौगिकों में, और आगे इसी अध्याय को हम निरंतर जारी रखेंगे। आगे के अध्याय में आप पुनः उसी उत्साह के साथ हमारे साथ उपस्थित होंगे। इसी आशा के साथ आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।